नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम शेखर है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय शेखर भाऊ। शेखर भाऊ। हाय, सभी को मेरी नमस्ते। हाय शेखर भाऊ, नमस्कार। मंडे के नमस्कार टाइम। नमस्कार। नमस्कार दिनेश भाऊ। शेखर भाऊ। केवल ईश्वर की कृपा है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है। यही कारण है आज मैं शराब की पहली घूंट से दूर हूँ और एक स्वस्थ शांत और समाधान की जिंदगी जीने की मेरी कोशिश जारी है। बहुत दिनों के बाद में इस ऑनलाइन मीटिंग में आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अपने घर में नहीं हूँ ना, मैं नागपुर में नहीं हूँ और बेटे के पास में, बेटे के घर में इंग्लैंड में हूँ। बेटी के पास आके भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा था कि एक ही मीटिंग मुझे मिलेगी कि नहीं, लेकिन देखो ईश्वर की कृपा ऐसी है कि ये घर के जहाँ पे हम लोग मैं रहता हूँ उसी घर के पास में मीटिंग है, जहाँ पे मैं पैदल चल के जा सकता हूँ। इतनी करीब मीटिंग है और वो हर मंडे को होती है। तो एक ही मीटिंग है, क्योंकि ये जो गांव में जहाँ पे मैं रहता हूँ वो बहुत ही छोटा सा गांव है, लेकिन मीटिंग बहुत बढ़िया होती है। वहाँ कम से कम 25 मेंबर तो रहते ही हैं। इस मीटिंग को आजू बाजू के छोटे छोटे गांव से आते हैं मेंबर्स। और एक बात देखी मैंने, यानी मैं शेयर करना चाहूंगा कि एक बात मैंने इस मीटिंग में ये देखी, जो हमारी मीटिंग की तरह ही होती है, लेकिन इस मीटिंग में कोई भी मैंने लेट आते हुए नहीं देखा यहाँ पर, और कोई भी ऐसा बंदा तो देखा ही नहीं जो मीटिंग खत्म होने के टाइम में आया हो, जो हमारे यहाँ पे हमको बहुत बार देखने को मिलता है। खैर, हर जगह की अपनी अपनी खासियत होती है। वैसे ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो पूरी दुनिया भर में है, तो हर जगह की एक अपनी अलग ही ऐसी पहचान होती है। दोस्तों, आज का विषय इतिहास। मैं सभी भाइयों से, कल ही हमारा फाउंडेशन दिन हुआ, तो उसके उस फाउंडेशन डे के तहत मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूं और शुभेच्छा देता हूं सभी को कि ये दिन हम लोगों की जिंदगी में आया और काफी सारी बातें हुई ये दिन आने के लिए, जिसकी वजह से आज हमारे जीवन भाई भी कह रहे थे कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस होने की वजह से कैसे हम लोग जीवन भाई ही नहीं तो करीब करीब हर एक बंदा जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर है वो कहता है कि मैं जिंदा हूँ केवल अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वजह से। जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि वही एक कारण है कि जो आज मैं शराब की पहली घूंट से दूर हूँ। तो कल की बहुत सारी मीटिंग्स हुई है, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कल की मीटिंग्स की होगी, जिन मीटिंग्स में काफी इतिहास के बारे में बोला गया है। तो वो इतिहास में तो पूरा यहाँ पे शेयर करने के लिए नहीं हूँ। एक अलग सी बात मेरे दिमाग में आई कि ये इतिहास तो हम बहुत बार कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो इस इतिहास से जैसे मैं सोबर हुआ, मैं थोड़ा संक्षिप्त में मेरी कहानी भी एक शॉर्ट में शेयर कर देता हूँ कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 2001 में आया और तब से लेके आज तक दोस्तों मैं शराब की पहली घूंट से दूर हूँ। मेरी कहानी भी सभी की तरह है। 22 साल की जिंदगी मेरी रही शराब पीने की, और 1974 में पहला घूंट मैंने लिया था शराब का, और वो बढ़ते 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 गई। जैसे हम बीमारी की तहत बोलते हैं ना कि बढ़ते जाने वाली बीमारी, तो बीमारी जिस हिसाब से बढ़ती है एक शराबी के लिए, उसी हिसाब से वो बढ़ना शुरू था। और एक 10 साल खुशी के साथ पीने के बाद, यानी मेरी खुशी के साथ, बाकी और लोगों को तो खुशी नहीं होती थी। मेरी शादी 1980 में हुई, तो घर में भी किसी को कभी मेरा शराब पीना पसंद नहीं था, लेकिन मैं तब रोज नहीं पीता था। इसलिए मैं कह रहा था कि खुशी खुशी के साथ सब चल रहा था। और एक 10 साल हुए होंगे मैंने मेरा पहला घूंट लेके जिंदगी का, कि 10 साल के बाद में वो दिन आया जिस दिन से मुझे शराब की जरूरत रोज होने लगी। दोस्तों, ये रोज मेरी शराब शुरू हुई और
जो हम कहते हैं कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सभी चारों तरफ से मेरा नीचे गिरना, जिसको हम कहते हैं ना, वो शुरुआत उसकी तब हुई। तब ज्यादा महसूस भले ही ना होता हो, लेकिन वो जो गिरने वाली बात है ना, वो तो शुरू हो चुकी थी दोस्तों। घर में झगड़े बढ़ते जा रहे थे। काम काम मैं करता था दिन में, लेकिन काम करते वक्त भी मेरे मन में शाम की कब होगी और मैं कब मेरी शराब पीने जाऊंगा, ये चलते रहता था। और इसी तरह से ये जिंदगी मेरी आगे बढ़ती गई। फेल्यूअर्स आते गए, बहुत सारे जिंदगी में फेल्यूअर्स आए। शारीरिक तौर पे भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, हादसे हुए। यहाँ तक कि मेरी बीवी एक डिवोर्स लेने के कगार पे पहुंच गई थी। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के करीब 8 साल पहले उसके मन में आया कि इसे कोशिश करेंगे इसको डॉक्टर के पास ले जाने की। तो मेरी डॉक्टर की पहचान जो हुई मेरे शराबियत की वजह से, वो हुई एक 1993 की बात होगी, जब एक साइकियाट्रिस्ट के पास में मेरी बीवी मुझे लेके गई थी। वहां पे जो भी कुछ हुआ था दोस्तों, तब तक मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, मुझे खाना 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 मुझे नहीं जाता था। शारीरिक तौर पर मैं बहुत बुरी तरह से खराब हो गया था। मानसिक तौर पे भी पूरी तरह से खराब था। और ये बंद करने के बारे में तब तक मेरे से किसी ने बात नहीं की थी, ये शराब बंद करने के लिए। भले ही मेरे दोस्त, घर के लोग, इनका अपोजिशन बहुत चलता था मेरे शराब के लिए। और मुझे लगता था यार, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। यही कहते कहते वहां तक मैं पहुंचा था। और शायद मैं आज यही कहता हूँ कि वही एक डायलॉग था मेरी जिंदगी का, जो मुझे मौत तक खींच के लेके गया दोस्तों। जिसे हम कहते हैं ना, नाकबूली की बीमारी, डिनायल का डिसीज जो हम कहते हैं, तो उसकी वो बात थी दोस्तों। एक कोइंसिडेंटली आज 11 तारीख है जून की, और मेरा जो फोन है उसमें गूगल मुझे कुछ फोटो बता रहा था। वो बताता है ना कि 3 साल पहले की बात वो बता रहा था। और उसमें मेरे सामने विंचेस्टर कैथेड्रल मेरे सामने आ गया। जब मैं दोस्तों 3 साल पहले की बात है, पुरानी तो नहीं है, लेकिन जब मैं विंचेस्टर कैथेड्रल गया था, जिसके बारे में हमारी बिग बुक के बिल्ड स्टोरी में पहले ही पेज पे उस विंचेस्टर कैथेड्रल के बारे में लिखा है। और उसमें लिखा है कि बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो युद्ध चल रहा था, और उस सिलसिले में उनको उस जगह पे जाना पड़ा। इंग्लैंड में ही वो जगह है, यहीं पे, यहाँ से करीब 200-250 किलोमीटर दूर होगी जहाँ पे मैं रहता हूँ आज। तो वहां पर वो गए थे और मुझे वहां पे जाने का मौका मिला, जिसके बारे में बिल डब्ल्यू साहब बिल स्टोरी में लिखते हैं कि वो डिनायल वाली बात उन्होंने वहां पे लिखी है, जो मैं अभी शेयर कर रहा था ना, कि आई नो व्हाट आई डू, मुझे मालूम है मैं क्या करता हूँ। मुझे किसी ने कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। इस कदर का ये जो मेरा बर्ताव था, वो एक अहंकार आज मुझे दिखाई देता है। उस वक्त वो बातें समझ में नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ जानता तो हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं प्रोफेशन मेरा पढ़ाने का प्रोफेशन था, तो मैं इतनी सारी चीजें पढ़ाते रहता हूँ। तो मुझे आप क्या समझते हैं, मुझे कुछ समझता नहीं है। तो मुझे बड़ी घिन आती थी जब कोई मुझे कहता था कि शराब इस तरह से मत पीते जाओ। एग्जैक्टली उसी तरह के बारे में, ये एक तरह से हम कहते हैं ना, ये मेरे लिए वार्निंग थी एक शराबी के लिए। ये पूरी जो मेरी इर्द गिर्द के जो भी मेरे दोस्त थे, घर के लोग थे, पता नहीं कई बार तो ऐसे ऐसे लोग थे जो पहली बार मिले होंगे शायद पीने के किसी पार्टी वार्टी में, उन्होंने भी मुझे ऐसा कहा था, यार ये तुम कैसे पीते हो यार, ऐसे मत पिया करो तुम। बहुत गुस्सा आता था मुझे। यही जो बात है ना दोस्तों, वार्निंग वाली बात, ये वार्निंग वाली बात मुझे मेरे इर्द गिर्द जो मेरा एनवायरमेंट है, जो लोग हैं, उनसे मुझे आती रहती है, खाली मेरी पहचान में नहीं आती। ये रिकवरी जो हमारी चलती है दोस्तों, ये में आने के बाद कितनी भी मैं स्टेप्स लूं, और ये स्टेप्स लेते हुए बस जब मैं आगे जाते रहता हूं, तब उस वक्त
वो जो ईश्वर की बात हम लोग जो कहते हैं ना, वो ईश्वर कई बार मेरे इर्द गिर्द ही होता है और मुझे इस प्रकार की वार्निंग देता है। और इतिहास में ये जो पन्ना है, बिल स्टोरी का पहला पन्ना, वो विंचेस्टर कैथेड्रल की वजह से मेरे मन में अभी वो बात आई। मैंने कुछ तय नहीं किया था मैं किस तरह से शेयर करूंगा मेरे अनुभव, लेकिन वो देखिए मेरे वो अनुभव थे। और यही अनुभव बिल डब्ल्यू साहब उस सोल्जर का, वहां पे एक ग्रेव है, उस ग्रेव के सामने जब मैं जाके पहुंचा ना दोस्तों, वहां पे वो लिखा हुआ मैंने पढ़ा जो हमारे उस बिल स्टोरी में लिखा हुआ है कि वो उन्होंने वो सैनिक के बारे में लिखा है, उस सोल्जर के बारे में लिखा है कि ये शराब पी के मर गया। यार ये तो लड़ाई करके मरता तो कोई बात थी, लेकिन चलो हमारा दोस्त है करके हम उसको नमस्ते करते हैं। लेकिन वो जो उस पे लिखा है ना, तो वो एक प्रकार से बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं वो मेरे लिए वार्निंग थी। जब मैंने वो पढ़ा वहां का, तो उनका शराब पीना भी काफी बढ़ चुका था, तकलीफें बढ़ रही थी। और उस वक्त वो कहते कि वो तो वार्निंग मुझे यार तभी मिली थी, उनके वो बात याद रही, क्योंकि ये घटना उनकी जिंदगी में घटी थी 1917 1918 में, 1918 जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें वो गए थे, जहाँ पे वो सोल्जर मरा था। लेकिन ये तो गए थे 1942 होगा शायद, 40 नहीं, वो तो पहले पहले विश्व युद्ध की बात है, 1917 1918 की, जब वो गए थे वहां पर। और तभी वो जो सोल्जर वहां पे मरा पड़ा था, वो मरा था 1700 1764, ऐसी कोई ईयर उस पर लिखा हुआ है। तब वो सोल्जर वहां पे मरा था, और उसके ऊपर वो जो वहां पे लिखा था, वो पढ़ते हुए वो कह रहे थे कि वो मेरे लिए वार्निंग थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दोस्तों यही बात है जो आज भी, जब भी मैं इतिहास में वो बिल स्टोरी का वो पन्ना पढ़ता हूँ पहला, तो वो मेरे लिए मैं याद रखता हूँ कि आज भी जब मैं जीता हूँ, मैं रिकवरी के प्रोग्राम में हूँ, उस वक्त मुझे भी कई बार इस प्रकार की अलग अलग तरह की वार्निंग मिलती रहती है। वो मेरी समझ में आनी चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ऐसी बात, ये इतिहास से दोस्तों रिकवरी के प्रोग्राम के लिए मदद में आ सकती है। तो इस प्रकार से ये जो इतिहास है हमारा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का इतिहास, वो जो कल का दिन था दोस्तों, हमारा फाउंडेशन डे हम कहते हैं उसको, जिस दिन डॉक्टर बॉब सोबर हुए थे, उस दिन के बाद उन्होंने कभी शराब नहीं पी थी, जबकि बिल साहब की शराब तो पहले ही रुक गई थी। 6 महीने हुए थे उनकी शराब रुक के। तो ये हुआ था, और ऐसे ही फाउंडेशन डे उसको कहलाता है। तो हम लोग आज जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति हम लोग जो कहते हैं ना, एक हमारी कृतज्ञता हम जो व्यक्त करते हैं कल के दिन, वो कृतज्ञता दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही भारी है। ये उसका इम्पोर्टेंस या उसका महत्व तभी समझ में आता है जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इतिहास से में से जाता हूँ। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि जैसे मैं सोबर हुआ और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेरा जर्नी मेरी शुरू हुई, तो ऐसे गांव में था जहाँ पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं था। तो मीटिंग की जस्ट वहां पे शुरुआत हुई, तो शुरुआत में दोस्तों मैं ही बिना किसी ने बताए मैं सर्विस में मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसे सर्विस कहते हैं, लेकिन मुझे कहा गया था, मैं जो मेरी स्टोरी में मैं जो शेयर करता हूँ कि मैं वो जो मेरी बीवी मुझे लेके गई थी ना साइकियाट्रिस्ट के पास में, उसके बाद में 8 साल तक मेरी शराब बंद करने के लिए पता नहीं क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं किया, लेकिन मेरी शराब बंद नहीं हुई थी। और रिजल्ट वही होना था, मैं मरने की कगार पे आके खड़ा था। मुझे एक अंधेरा जिंदगी में आ गया था, कोई मेरे से बात नहीं करता था, घर के लोग बात नहीं करते थे। और इस बुरी हालत में मैं जब पहुंचा था, तब जाके मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया दोस्त। तो वो भी कहानी में थोड़ी देर के बाद में शेयर करना चाहूंगा। लेकिन इस प्रकार से ये मेरे जिंदगी में हुआ था। और मैं मेरे गांव में जब मैं वापस गया, क्योंकि मेरी ये जो हालत खराब हुई थी, तो उस गांव में ये नहीं था। तो लेकिन मेरे पास में मैसेज मुझे मिला था, और वो मैसेज की बदौलत मैं उस गांव से लेके नागपुर तक करीब 500 किलोमीटर की दूरी अल्कोहलिक्स अनोनिमस को ढूंढते हुए पहुंचा। और वहां की मीटिंग में जाके पहुंचा मैं, जिसने मुझे मैसेज दिया था वो मुझे मीटिंग में लेके गया। और उस दिन से दोस्तों आज तक मैं सोबर हूँ। तो ये जो मेरी जिंदगी में घटा,
उसके बारे में जब मैं इतिहास जब भी मैं पढ़ता हूँ तो कई बार मुझे मेरे आइडेंटिफिकेशन मिलते हैं इतिहास के साथ में, और इतिहास के साथ में मेरे आइडेंटिफिकेशन जो मिलते हैं उसमें आज मैं आपके सामने जो शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो जो इतिहास है वो इतिहास कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे क्या हुआ हमारे इतिहास में जिसकी वजह से वो कल का 10 जून का दिन आया। दोस्तों, मैं कार्ल यूंग साहब की बात करूं, 1932 यानी 35 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस शुरू हुआ। उसके पहले से ही कुछ चीजें होना शुरू हो गई थी जिसकी वजह से आगे चल के अल्कोहलिक्स अनोनिमस बना। तो उसमें कार्ल यूंग साहब थे, हमारे रोलैंड एच थे, जिनके बारे में जिनकी स्टोरी कल तो किसी ने तो दोहराई होगी। उसके साथ साथ फिर एबीटी साहब आते हैं, बिल डब्ल्यू साहब आते हैं, और कैसे कैसे ये सब होते गया। और ये होने के लिए उसमें से कोई भी कड़ी, ये तो कड़ियों की बात है दोस्तों, वो कड़ी इस तरह से जुड़ते हुए गई कि वो जो फाइनल जो मीटिंग हुई थी डॉक्टर बॉब के साथ में, बिल डब्ल्यू साहब की, वो जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग होने के बाद में भी डॉक्टर बॉब सोबर नहीं रह पा रहे थे। और उसके बाद में ये 10 जून आने के लिए भी कुछ चीजें होनी पड़ी। बिल साहब रुक गए थे वहां पर, उसी जगह पे रुक गए थे जहां पे डॉक्टर बॉब के साथ में उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद में वो 10 जून आया। तो ये जो इतनी सारी बातें हुई और उसके बाद में भी जो घटा दोस्तों, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से आज हमको ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक रेडीमेड हमारे सामने आके आता है। और ये जो हमको मिलता है, वो जो हमको मिलता है ना, उसके बारे में जो मन में कृतज्ञता हमको आनी है, उसके लिए यदि हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आती है बात कि क्या क्या झेला यार इन लोगों ने। ये जो पहले के जो ये मेंबर्स थे, उन्होंने क्या क्या झेला, क्या क्या बातें होती हुई, और जिसकी वजह से आगे चल के ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस बना। तो दोस्तों, इसके बारे में शेयर कर रहे थे डॉक्टर आपने बिल डब्ल्यू साहब, उनका 33वां बर्थडे था, 33rd बर्थडे था, और उस बर्थडे के दिन उनको शेयरिंग मिला था, और तीसरा उनका शेयरिंग था। एक ग्रुप में गए थे, वो न्यूयॉर्क के ग्रुप में गए थे, 1967 की बात है। और उस इंटर ग्रुप ने, न्यूयॉर्क के इंटर ग्रुप ने वो मीटिंग अरेंज की थी, और जिस मीटिंग में बिल डब्ल्यू साहब शेयर कर रहे थे अपने बर्थडे के बारे में। तो वो जो शेयरिंग उनका है ना दोस्तों, वो भी एक इतिहास ही कहलाएगा, क्योंकि वो भले ही हमारे बिग बुक में नहीं है, लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी स्टोरी उन्होंने शेयर की। मैं आज उसके बारे में इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में काफी सालों तक मैं तो सोबर था, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता था कि मैं सोबर कैसे हो गया। कई बार हम लोग कहते हैं कि मैं मीटिंग में आया और सोबर हुआ। मीटिंग में मैं क्यों सोबर हुआ, कैसे सोबर हुआ, इसके बारे में कोई जवाब नहीं मिलता था। खाली मुझे यही कहा जाता था, यार तू आते रहे मीटिंग में, तो आते रहे मीटिंग में। हाँ, एक एक दिन के हिसाब से देखो हम कैसे सोबर है, वैसे तुम भी रह पाओगे। और वो आश्चर्य हुआ, मैं भी सोबर रहना शुरू हो गया। तो ये हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ क्या मेरे साथ में जिसकी वजह से मैं ये सोबर हुआ? कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो मेरी समझ में आए, और वो जो कुछ हुआ उसको पकड़ के यदि मैं आगे चलूं तो मेरा रिकवरी का प्रोग्राम ये मुझे क्यों लेना है, क्यों मुझे ये स्टेप्स लेते हुए आगे जाना है, और ये कैसे मुझे लेते रहना है। ये खत्म होने वाली बात नहीं, हमारा डिसीज भी खत्म होने वाला नहीं है, तो हमारा ये रिकवरी भी खत्म होने वाली नहीं है, तो ये रिकवरी का प्रोग्राम भी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन ये समझ जो है ना दोस्तों, जिसको विजडम कहते हैं, ये विजडम आने के लिए मुझे इतिहास की बहुत बहुत मुझे मदद मिली। और इसलिए ये जो शेयरिंग की मैं जो आज बात कर रहा हूँ बिल डब्ल्यू साहब की, उन्होंने वो 1967 में वो शेयरिंग की, और वो शेयरिंग करते हुए वो कह रहे थे, उन्होंने कुछ साल पहले 1961 में, यानी हमारा ये शुरू हुआ था 1935 में, हमारा बिग बुक बन गया था 1939 में। बहुत सारा इतिहास की जो बातें हम लोग आज पढ़ते हैं, शेयर करते हैं, वो सब हो चुकी थी, और आगे की जिंदगी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की चल रही थी। और वो जब चल रही थी आगे, उस वक्त 1961 में बिल डब्ल्यू साहब को लगा, यार वो जो कार्ल यूंग साहब थे ना, जिन्होंने वो मैसेज दिया था
रोलैंड एच के पास, जिसकी वजह से वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप पे गए। वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाके भी घूम फिर के वो जो कड़ी की बात कर रहा था वो कड़ियां जुड़ती गई और आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस हमारा है। तो इसके लिए वो जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर कार्ल यंग, उनका मुझे हमको आभार उनके मानने चाहिए, कृतज्ञता उनकी हमने व्यक्त करनी चाहिए करके उन्होंने उनके लिए एक लेटर लिखा। ये जो लेटर्स है ना दोस्तों, उसमें उसको कार्ल यंग के लेटर्स कहा जाता है और ये हमारे लैंग्वेज ऑफ द हार्ट में उसके बारे में वो लेटर्स भी वहाँ पे है, पढ़ने को हमको मिलते हैं। बहुत सुंदर से ऐसे लेटर है। वो बिल डब्ल्यू साहब का पहला एक लंबा लेटर है जिसमें उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने वो डॉक्टर साहब को याद दिलाना चाहा वो रोलैंड एच की। उन्होंने उनकी याद दिलाते हुए उनको कहा कि आपने उनसे जो बातें की थी ना, वही बातें आगे चल के हमारा ये जो फाउंडेशन है ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, जिसपे आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस खड़ी है, उसके लिए आपकी वजह से ये सब हुआ। इसलिए हम आपको धन्यवाद देने के लिए ये लेटर लिख रहे हैं। तो एक बड़ा लंबा सा ऐसा लेटर उन्होंने लिखा। उस लेटर को उन्होंने भेजने के बाद में कुछ दिनों के बाद में वो जो साल है ना, बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं, वो जो ईयर था, जिस ईयर में 1961, उस वक्त ये कार्ल यंग साहब का वो आखिरी साल था जिंदगी का। उनकी फिजिकली हालत बहुत खराब हो चुकी थी तब तक। शायद उन्होंने वो जो लेटर लिखा, एक टाइप राइट किया हुआ वो लेटर है, जो आज भी हमको देखने मिलता है न्यूयॉर्क के उनके बिल डब्ल्यू साहब के घर में। तो वो जो लेटर टाइप किया हुआ, एक ही पेज का लेटर है दोस्तों, और वो एक ही पेज का लेटर मैं तो कहूंगा कि उसमें का हर एक शब्द से यानी सोने का शब्द है। उन्होंने वो एक ही पेज का लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने बड़े प्यार से एक अच्छे अंदाज में बिल डब्ल्यू साहब के साथ में उन्होंने कुछ बातें शेयर की थी, जिसके बारे में वो कहते हैं कि मैंने ये किसी से भी आज तक मैंने ये बात नहीं कही। शायद उन्होंने उस लेटर में जो बात कही वो यदि बिल डब्ल्यू साहब को कहते तो वो तो बिग बुक में आना ही था। हमारा जो देयर इज ए सॉल्यूशन है ना, जिसमें कार्ल यंग की स्टोरी लिखी हुई है, कार्ल यंग और रोलैंड एच की, वो जो स्टोरी मैं पढ़ता हूँ और जो मैंने पहली बार जब भी पढ़ा होगा तो पढ़ने का तो पढ़ते वक्त तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी ये आखिर तक समझ में नहीं आया कि आध्यात्मिक अनुभव ये क्या बात है यार। ये मेरी समझ में नहीं आई थी वो बात कि एग्जैक्टली मेरे साथ में क्या हुआ। तो मेरे साथ में क्या हुआ ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था वो जब मैं पढ़ता था, और इसलिए देयर इज ए सॉल्यूशन तो लिखा है कि जवाब है इसमें, लेकिन वो जवाब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। और वो समझ मेरी ये जो लेटर है ना दोस्तों, लेटर के जरिए, और ये बिल डब्ल्यू साहब का शेयरिंग है। वो शेयरिंग में बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं यार कितने महान डॉक्टर थे यार वो। ये जो डॉक्टर के साथ में उनके ये जो अनुभव हम लोग उसमें जो पढ़ते हैं ना, और जो डॉक्टर सिल्कवर्थ आगे चल के वो डॉक्टर सिल्कवर्थ के बारे में भी शेयर करते हैं कि कैसे डॉक्टर सिल्कवर्थ के साथ बातें करते हुए उनको वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उनको मिला। लेकिन उसके पहले वो कहते हैं कि कार्ल यंग साहब ने उसके बारे में रोलैंड एच साहब को तो तभी बताया था, 1932 था शायद वो, जो 35 यानी 3 साल अल्कोहलिक्स एनोनिमस बनने के पहले की ही बात थी वो। और वो कहते हैं कि कार्ल यंग साहब इतने बड़े थे कि वो केवल ज्ञानी ही नहीं थे, वो आध्यात्मिक भी थे। यानी ज्ञान भी रहना और आध्यात्मिकता भी रहना, ये दोनों चीजें एक साथ में दिखना मुश्किल है, और वो उनके पास में थी करके उन्होंने ये लेटर बिल डब्ल्यू साहब को लिखा, जिसमें उन्होंने वो सॉल्यूशन उनके सामने रखा। तो वो जो सॉल्यूशन था वो कैसे बिल डब्ल्यू साहब की जिंदगी में आया, ये बाद में बिल डब्ल्यू साहब ने शेयर किया। तो वो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा खुद का जो अनुभव है ना दोस्तों, शराब मेरी जो रुकी, मैं जो कहता हूँ, वो जो मेरा अनुभव है उसके साथ में मैंने जोड़ने की कोशिश की, तो इतनी परफेक्ट फिट हो गई उसमें मेरी कहानी। ये जो हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन मुझे बिल स्टोरी का वो जो हिस्सा है जिसमें उनको वो आध्यात्मिक अनुभव आया, उसमें मेरा भी अनुभव उसमें काफी मिलता जुलता मुझे लगने लगा। और मेरी समझ में ये बात आई कि मेरी ये जो शराब बंद हुई उसके लिए क्या होना जरूरी था। तो मैं अभी जो शेयर कर रहा था वही बात बिल डब्ल्यू साहब भी शेयर करते हैं उसमें। वो कहते हैं कि ये जो हमारे डॉक्टर सिल्कवर्थ थे, उनके जो डॉक्टर थे, उनके बारे में उन्होंने कही एक बात।
उन्होंने कहा ये जो डॉक्टर थे वो 20 साल से शराबियों को ट्रीटमेंट दे रहे थे। यानी 20 साल शराबियों को ट्रीटमेंट तो दे रहे थे, लेकिन शराबी के साथ में उनको फेल्यूर ही मिलते गए। यानी उनको शराब से दूर हुआ ऐसी व्यक्ति उन्होंने दोनों ने देखी ही नहीं, फिर भी वो 20 साल तक ये करते रहे। दोस्तों 20 साल फेल्यूर झेलते हुए कौन काम करता है यार। वो केवल डॉक्टर सिल्कवर्थ जैसे आध्यात्मिक लोग, उनके बारे में भी वो कहते हैं कि वो तो ज्ञानी थे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो आध्यात्मिक भी थे। तो कहीं न कहीं उनको उनके मन में शराबियों के प्रति इतना प्रेम था कि उनको लगता था यार नहीं यार, ये कभी न कभी तो मुझे समझेगा कि ये है क्या बीमारी, किस वजह से ये ऐसा कुछ हो रहा है। और इसके बारे में जब बिल डब्ल्यू फिर शेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी वो टाउन्स हॉस्पिटल में, उनकी बातें चलती थी डॉक्टर सिल्कवर्थ के साथ में, लेकिन उनकी शराब बंद नहीं हो रही थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल में कुछ दिन रहते, बाहर निकलते, तो फिर उनके हाथ में शराब आ जाती थी। फिर वो टाउन हॉस्पिटल में आते थे, फिर डॉक्टर साहब से बातें करते थे। इस प्रकार की बातें काफी बार उनकी हुई। उनकी दिल स्टोरी में भी उसके बारे में उन्होंने लिखा है। लेकिन यहाँ पे लिखते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आया कि वो जो मेरा दोस्त है एबीटी, वो मुझे मिलने आया और उसने मुझे जो मैसेज दिया था, वो मैसेज सुन के मैं थोड़ा, मेरा चक्कर में आ गया था मैं, क्योंकि उस वक्त मैं शराब पिया था। हमने यदि वो स्टोरी सुनी कि एबीटी और बिल साहब की जो मुलाकात हुई थी, वो कैसे मुलाकात हुई थी, यदि हम हिस्ट्री में हम लोग यदि पढ़ते हैं तो उस वक्त बिल साहब पिए हुए थे। अब यहाँ जाके जब हॉस्पिटल में थे वो, और वो जब एडमिट हुए थे, तब वो सोच रहे थे, और सोचते सोचते उनके मन में आया यार ये मेरी बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आई। क्योंकि अब ये सोच विचार उनके मन में इसलिए जागृत हुए थे क्योंकि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने एक दिन जब ट्रीटमेंट के बाद में सोबर होने के बाद वो जब बाहर गए डिस्चार्ज लेके, तो फिर जब वो पी के आए, तब जाके डॉक्टर साहब ने उनकी बीवी को और उनको सामने खड़ा किया, और खड़ा करके उन्होंने कहा देख भाई, मेरी समझ में आया है कि तुमको क्या हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि अल्कोहलिज्म की व्याख्या जो थी पहली, वो बिल डब्ल्यू साहब ने, अपने डॉक्टर सिल्कवर्थ साहब ने की। उस दिन उन्होंने कहा बिल साहब को कि ये जो मानसिक आकर्षण है ना तुम्हारे मन में, वो तुम्हें शराब पीने ही लगाएगा, तुम शराब पियोगे ही। और उसके बाद में ये जो एलर्जी जो तुम्हारे शरीर को हुई है, वो एलर्जी जैसी बात कहते हैं, वो कहते हैं एलर्जी जैसी बात जो तुम्हारे शरीर को हुई है, वो तुम्हें मार डालेगी। यानी तुम रोक ही नहीं पाओगे, अपनी शराब एक बार शुरू हो जाएगी तो वो तुम्हें मार डालेगी। और ये इस तरह की ये तुम्हारी बीमारी है, और वो तुम्हारी बीमारी के लिए मेरे पास कोई भी दवा नहीं है। दोस्तों ये जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे सामने मेरे साथ में क्या हुआ था। वो जो साइकियाट्रिस्ट की बात कर रहा था, मेरी बीवी लेके गई थी साइकियाट्रिस्ट के पास में, 2-3 बार मेरी एडमिशन हुई, और जब एक बार मुझे डिस्चार्ज वो दे रहे थे तो उन्होंने मेरी बीवी को कहा था आप जरा अलग से आके मिलिए मुझे। और मैं बाहर बैठा रहा, मेरी बीवी अंदर थी, उसके साथ में क्या बातें की वो साइकियाट्रिस्ट ने, मेरी समझ में नहीं आई बात। लेकिन ए में आने के बाद में, कई साल बाद में, एक बार जब मैं मेरी बीवी हम लोग बात कर रहे थे, तब उस दिन की वो बात सामने आई। उस दिन मेरी बीवी ने शेयर किया मेरे साथ में कि वो डॉक्टर साहब ने उस दिन मुझे बताया कि इसको तुम बार बार मेरी तरफ लेके आते हो, लेकिन अभी उसको मेरे पास मत लाओ, ये एक होपलेस केस है। दोस्तों ये होपलेस शब्द है ना, ये होपलेस शब्द ही कार्ल युंग साहब ने भी रोलैंड एच के सामने उनको बताई थी। रोलैंड एच साहब भी कह रहे थे गिड़गिड़ा के कि यार बताओ ये मैं क्या होता है, मैं आपके पास में ट्रीटमेंट लेके जाता हूँ और फिर शराब पी लेता हूँ, तो ये जो क्या मेरे साथ में होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट लेके मैं जब जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं आप जिंदगी भर में नहीं पीऊंगा शराब, लेकिन ये कुछ होता नहीं है मेरे साथ में, फिर उल्टा वही हो जाती है बात, मैं फिर पीता हूँ और फिर आपके पास आया हूँ, तो मुझे बताइए मुझे क्या हुआ है। तो उस वक्त अपने कार्ल युंग साहब ने कहा था कि ये तुम एक होपलेस केस हो। यही होपलेसनेस डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बिल साहब को कहा, मेरे पास दवा नहीं है, तुम शराब पियोगे और एलर्जी तुमको मार डालेगी।
और तुमको ताले में रखूंगा तो ही तुम शराब नहीं पियोगी। इस प्रकार की जो बातें इस डिसीज के बारे में उस दिन हुई थी, वही बात मेरे साथ में भी हुई। और वो मुझे बार बार ये बता रही थी उस वक्त, जिस वक्त मैंने ये पढ़ा कि ये बीमारी कितनी भयंकर है। ये बीमारी की जो भयंकरता है ना दोस्तों, ये कितनी भयंकर, ये समझने के लिए मेरा खुद का अनुभव जब ये सबके अनुभव के साथ में जुड़ता है, तब जाके मुझे ये बात समझ में आती है कि ये मेरे साथ में ये क्या हो रहा था। ये किस प्रकार की ये शराबीपन की बीमारी, अल्कोहलिज्म यानी एग्जैक्टली है क्या, ये समझने के लिए मुझे ये जो बिल डब्ल्यू साहब ने यहाँ पे जो लिख के रखा है ना, वो मुझे उसकी वजह से इतनी अच्छी तरह समझ में आई। और बाद में आगे चल के बिल साहब बोलते हैं कि क्या हुआ उनके साथ में, उनका जो फ्लैश के बारे में जो वो बात करते हैं, उसके पहले के उनके ख्यालात वो जो शेयर करते हैं ना, वो एग्जैक्टली मेरे साथ में तो वही तो बात हो रही थी। दोस्तों मैं जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, तो उस वक्त दोस्तों वो मीटिंग के आने वाले, वो जो मैं ट्रैवल करके गया नागपुर को, तो वो जाने वाला जो दिन था, जिस दिन मैं निकला मेरे गांव से, उस दिन उसी गांव में दोपहर में मैं शराब पीते हुए बैठा था। कैसे पहुंचा था बाहर में मालूम नहीं है मुझे, अंधेरा ही अंधेरा था, पूरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग पूरा खत्म हो चुका था। और दोस्तों मेरा लीवर फुला हुआ था, खाना खाना नहीं जा रहा था, घर में कोई बात नहीं कर रहा था। आप जो भी कहो, पूरी चारों तरफ से ऐसा लॉकअप में था मैं कि बस मेरे को समझ में नहीं आ रही थी बातें। और ऐसे मैं पीने मैकेनिकली जाके बैठता था, बार बार ग्लास भी पकड़ा नहीं जा रहा था। और ये जो मेरी हालत हुई, इस हालत को मैं बिल डब्ल्यू साहब का वो जो एक्सपीरियंस है ना, उससे मैं जोड़ना चाहता हूँ। उससे जोड़ के मैं जब देखता हूँ तो ये जो मेरी हालत थी, वो हालत से मुझे एक बात समझ में आ रही थी कि मैं कितना पावरलेस हूँ। ये पावरलेसनेस बिल डब्ल्यू साहब ने भी उस वक्त जो महसूस किया था ना, जिसके बारे में वो कहते हैं, उनको वो एबीटी वाली बात सामने आई। एबीटी वाली बात सामने आई, जो उनके मन में वो पट्टी नहीं थी, वो ईश्वर का कंसेप्ट उनके दिमाग में घुस नहीं रहा था। और वो बता रहा था कि तुमको क्या क्या करना पड़ेगा यदि सोबर रहना है। तो वो सुन के वो परेशान थे कि ये मुझे सब करना पड़ेगा, जो मुझे पट्टी नहीं है बात, वो मुझे करनी पड़ेगी। और एक तरफ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास दवा नहीं है, तुम अब शराब पी के मर जाओगे। बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं ये एक इस तरह का हथौड़ा था कि जिसकी एक बाजू में शास्त्र, वो साइंस कह रहा था कि एक होपलेस हो तुम और तुम मर जाओगे, और दूसरी तरफ एक बेवड़ा था वो जिसके अनुभव, वो जो सुने थे वो अनुभव बता रहे थे कि वो जैसा कहता है वैसा करूंगा तो मेरी शराब बंद हो जाएगी। वो डायलेमा वाली बात करते हैं। मेरी हालत क्या थी, मेरी हालत कोई अलग नहीं थी उस वक्त। और उस हालत में ये जो बिल डब्ल्यू साहब की जो शेयरिंग है, उसमें वो कहते हैं कि वो जो फ्लैश हुआ और उनको बहुत अच्छा लगा, ये उनके साथ में घटा। मेरे साथ में क्या घटा, मेरे साथ में उस वक्त वो हालत में पहली बार 22 साल में अंदर से आवाज आई, आई वॉन्ट हेल्प। दोस्तों ये जो हेल्प मांगने वाली बात है, मुझे वो बिल डब्ल्यू के स्टोरी में वहां पे दिखाई देती है। ये जो आध्यात्मिक अनुभव की बात है ना कि आई वांट हेल्प, ये जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात है, ये इसको कहा जाता है। जो भी हमारे जो भी सभासद है ना, जो शराब की पहली घूंट से दूर है, वो केवल आध्यात्मिक अनुभव की वजह से ही दूर है। यानी ये सभी को ये अनुभव आता है कहीं ना कहीं, खाली उस अनुभव की तरफ देखने की जरूरत है। और वो देखने के लिए इतिहास के इस पन्ने ने मुझे मदद की। और तब मैं जाके मैं पे सोचता हूँ कि उस वक्त वो जो मैं सोच रहा था ना, आई वॉन्ट हेल्प, ये जो हेल्प मुझे चाहिए क्योंकि मैं पावरलेस हूँ, ये बातें हो रही थी ना उस वक्त। इस भाषा में मेरी उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन एक डूबता हुआ इंसान जिसको तैरना नहीं आता, वो क्या हालत होती होगी यार उसकी, वो हालत मेरी थी। और उसमें मैं हाथ पांव मार रहा था पानी में कि कोई मुझे यार कुछ तो हाथ में लग जाए जिसकी वजह से मेरी सांस चलती रहे, मैं जिंदा रहूं। ये कुछ अलग बात नहीं थी। ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वाली बात जो वो लेटर में लिखी हुई मैंने जो पढ़ी ना दोस्तों कार्ल युंग के साथ में, वो यहाँ पे फिट बैठती है। यानी और कार्ल युंग ने कही हुई बात कि स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम, ये उन्होंने मंत्र दिया उस वक्त बिल डब्ल्यू साहब को कि ये तुम करते रहोगे ना जिंदगी भर, तो ये स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम क्या है। तो उन्होंने उसके बारे में समझाया था कि एक आध्यात्मिक विचार यदि तुम्हारे मन में आते रहेंगे तो राक्षसी, कोई शैतानी विचार है ना, वो मन से बाहर जाएंगे।
तो बस ये आध्यात्मिक विचार मेरे मन में आते रहे ना, मेरे शरीर का वो क्लीनिंग जिसको हम कहते हैं ना, मेरे मन का क्लीनिंग उसके साथ में होता रहेगा, तो ये जो शैतानी चीजें हैं ना दोस्तों, वो मेरे पास में नहीं फटकेगी। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन उस लेटर में लिखा हुआ है जो बिल डब्ल्यू साहब अपनी शेयरिंग में उसके बाद में कहते हैं कि वो जो कार्लियन साहब ने कहा था ना, वही तो बात उस दिन हुई थी। उस दिन हुई थी जिस दिन मैंने ये मान लिया, जैसे मैंने मान लिया, वो कहते हैं कि जो भी एबीटी कह रहा था वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, यानी हेल्प। इतना महत्वपूर्ण है ये हेल्प मांगने वाली बात, खुद की जो असहायता है वो समझने वाली बात, जिसके बारे में बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं कि ऐसा उसी वक्त होता है जब आपका अहंकार चूर चूर हो जाता है। अहंकार का चकनाचूर होना ये इतना जरूरी है मेरे रिकवरी के लिए। वो खाली मेरी शराब बंद हुई उस दिन के लिए नहीं, तो उसके बाद में भी वो अहंकार बंद रहना चाहिए, इसके बारे में भी दोस्तों बिल डब्ल्यू साहब ने इसी शेयरिंग में आगे जाके लिखा है। वो कहते हैं कि मैं तो सोबर हो गया, डॉक्टर शिवकुमार साहब के साथ में बातें करने लगा, और फिर दूसरी को भी मदद करनी चाहिए, वो भी मेरा शुरू हुआ। तो दोस्तों वो इसी तरह से मेरा भी शुरू हुआ। जिस गांव में मैं था वहां पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं था, केवल वही बात थी, मैं दूसरों को मदद करने जाता था तो मैं खुद भी शराब से दूर रहता था। शायद वही वजह थी कि वो कुछ साल जो थे मेरे ए में आने के बाद के, वो केवल उसी वजह से मैं शराब से दूर रहा, क्योंकि वहाँ फेलोशिप तो नहीं थी, फेलोशिप की नई नई शुरुआत थी। फिर भी मैं जाता था, इर्द गिर्द के शहरों में जाता था जहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, और क्योंकि उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं थे, ऑनलाइन मीटिंग तो दूर की बात हो गई, लेकिन फिर भी ये जो मदद लेने की जो इच्छा है ना दोस्तों, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, ये मुझे इतिहास से इस बात का पता चलता है। तो बिल डब्ल्यू साहब जो आगे की शेयरिंग में अक्रॉन वाली जो बात कहते हैं कि वो अक्रॉन पहुंचे, वो जो किसी सिलसिले में अक्रॉन गए थे, और तब तक उन्होंने जो भी कोशिश की थी ना किसी दूसरे शराबी को शेयर करके, क्योंकि सिलकुवार साहब ने कहा था कि तुम जितनी मदद करोगे दूसरों की उतनी तुम भी पाओगे सोबराइटी। तो ये मिलने के लिए उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन कोई सोबर नहीं हो पा रहा था। तो क्यों नहीं होता ये भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो अक्रॉन होना था उनकी जिंदगी में, उनका अक्रॉन जाना था, भले ही बिजनेस के सिलसिले में क्या हो, लेकिन वो अक्रॉन गए। दोस्तों ये जो इतिहास की जो बातें हम लोग जब पढ़ते हैं तो मुझे आज लगता है कि ईश्वर का प्लान अल्कोहलिक्स एनोनिमस बनने के लिए वो प्लानिंग था दोस्तों, वो प्लानिंग की तरह ये बातें हो रही थी, और उसी प्लान के तहत बिल डब्ल्यू साहब अक्रॉन पहुंचे, और अक्रॉन पहुंचने के बाद में उनको बहुत बड़ा फेल्यूर आया। जिस काम की वजह से गए थे वो पूरा फेल हो गया, और फेल होने के बाद में उनके मन में तो शराब ही आई, यही उन्होंने उसके आगे शेयर किया है। और उसके बाद में वो कहते कि शराब क्यों आई मेरे मन में, मेरी शराब तो बंद हुई थी ना। वो अकरात 11 दिसंबर 1934 को जो रात में टाउन्स हॉस्पिटल में जो उनके साथ में हुआ था, ये उसके बाद की बात है। तो उस वक्त यदि उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिला था, तो वो मिलने के बाद में तो उनकी शराब बंद ही रहनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त तो उनको शराब पीने की इच्छा जागृत हो गई। तो वो उसके बारे में वो सोच के इसमें शेयर कर देंगे ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि उस वक्त वो बात आई। फिर उनको डॉक्टर सिलकोट ने कही वाली बात आई कि किसी दूसरे बेवड़े के साथ में उन्होंने बात करनी चाहिए। फिर उनके डॉक्टर बॉब से मुलाकात हुई, उसके बीच में वो हेनरिटा सिबरलैंड थी। दोस्तों ये देखिए ईश्वर का प्लान, ये ईश्वर का प्लान इस तरह से चल रहा था अल्कोहलिक्स एनोनिमस बनने के लिए कि डॉक्टर बॉब की उनकी मुलाकात हुई और उनकी जो बातें शुरू हो गई, उसके बारे में डॉक्टर बॉब लिखते हैं अपने शेयरिंग में। वो जो शेयरिंग हम लोग यदि पढ़ेंगे तो उसमें डॉक्टर बॉब कहते हैं कि ये जो बंदा मेरे से बात कर रहा था ना, वो तो शराब पीने के मूड में थे डॉक्टर बॉब, और बिल उनसे बात कर रहा, तो वो कहते हैं उसकी बातें मैं इस कदर में सुन रहा था क्योंकि वो मेरी भाषा में बात कर रहा था। यानी एक शराबी दूसरे शराबी के साथ में बात करना ये कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मुझे वो जब मैं उनका एक दूसरे के साथ में जो उनका व्यवहार हुआ उस वक्त, जिसके बारे में डॉक्टर बॉब कहते हैं कि ही वॉज टॉकिंग माई लैंग्वेज।
तो ये जो लैंग्वेज की बात है ना दोस्तों, ये जो होपलेसनेस शेयर करने की जो बात है ना, वो वहां पे समझ में आती है कि ये क्यों मुझे दूसरे शराबी के साथ में मुझे बात करनी चाहिए ताकि मैं भी सोबर रहूंगा, है ना, रिकवरी के लिए इम्पोर्टेंट बात। तो ये इम्पोर्टेंट बात वहां से जो निकलती है, उसमें बिल डब्ल्यू साहब आगे चल के शेयरिंग में कहते हैं कि मैं भी सोबर रहा और कुछ दिनों के बाद में डॉक्टर बॉब भी सोबर हो गए 10 जून को। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे मन में वो शराब पीने की इच्छा जागृत क्यों हुई, इसके बारे में फिर उन्होंने सोच विचार करके वो कहते हैं कि मैं सोबर रहना शुरू होने के बाद में मेरे अंदर का अहंकार फिर से जागृत हो गया। मेरा अहंकार जो था, उस अहंकार के होने की वजह से मैं किसी भी शराबी को शेयर करने जाता था, उसकी मदद करता था, उसकी शराब बंद नहीं होती थी, तो नहीं होती थी तो मैं उसको बड़ा उल्टा सुल्टा उससे बात करता था। उससे वो तो कहते हैं ना कि वो जो मन में उनके जो बड़प्पन जो आया था ना, क्योंकि वो शराब से दूर थे, वो सोबर थे। तो सोबर मैं हूँ, ये क्यों नहीं होता है सोबर, तो गुस्से के बारे वो बात करते थे अगले शराबी के साथ में, तो वो नहीं जमता था उसको। फिर तो हम लोग समझ सकते हैं ना ये बात कि मेरे साथ में जिस व्यक्ति ने बात की ना, जिसको मैं इनिशियल स्पॉन्सर बोलता हूँ, उसके साथ में मेरी बात हुई थी एक रिहैब में। मैं रिहैब में एडमिट था और वहां पे ये एक मेंबर, पता नहीं ये भी प्लान था ईश्वर का मेरे लिए, नागपुर का रहने वाला था और नागपुर के हमारे एक ओल्ड टाइमर है विजय भाई, उन्होंने उनको कहा यार तेरे को नहीं जमता, तू अभी उसकी बार बार स्लिप होती थी, तो उसे कहा था ये पूना के रिहैब में तू चला रहा। अब वो पूना के रिहैब में आ गया ये मेंबर और मैं औरंगाबाद से मैं वहां पे जाके एडमिट हो गया और वहां पे हमारी दोनों की बात मुलाकात, हम दोस्त बन गए। तो उससे जो मैं बातें करता था ना रिहैब में, वो मुझे बातें कुछ अलग सी लगती थी यार। मैं बोलता था यार ये जो बात करता है ना, इसमें कुछ दम है। एग्जैक्टली वही हो रहा था जो डॉक्टर बॉब को लग रहा था बिल के साथ में बात करते हुए। वो जो मैं जो बोल रहा था ना, अपनी भाषा, वो अपनी भाषा, मुझे ये मेंबर था ना जो मुझे, ये मैं जिसे इनिशियल स्पॉन्सर बोल रहा हूँ, वो एक मेंबर था। तो वो जिस हिसाब से वो बातें करता था वो मुझे काफी पटती थी, अच्छी लगती थी। और वो जो रिहाब में बाकी जो बातें होती थी ना, वो मुझे नहीं पटती थी। जिसकी वजह से उस वक्त मैं इतना अट्रैक्ट हो गया था उसकी तरफ। और उसने मुझे कहा था, शेखर भाई आप एक की मीटिंग क्यों नहीं करते। तो वो जो बात है ना दोस्तों, उसने बताई हुई, वो उस दोपहर में जिसके बारे में मैं अभी शेयर कर रहा था कि मेरी हालत खराब थी, आई वांट हेल्प, ये आई वांट हेल्प में मेरे मन में एक ही बात इसी वजह से आई कि जिस प्यार से वो ए मेंबर ने मुझे मैसेज दिया था रिहैब में, कैसे जुड़ती हुई जाती है सब बातें। वो मेरे मन में वो बात आई, उसका पता मेरे पास में था उस बंदे का, नागपुर का, और मैंने उसी वक्त डिसीजन ले लिया। शराब पीने की हालत में ही हो रहा है दोस्तों ये सब, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं नागपुर जाके इससे मिलूंगा और ये क्या है इसकी जानकारी लूंगा, क्योंकि अदरवाइज मैं मरने वाला था। दोस्तों किस प्रकार से मेरी रिकवरी की शुरुआत के बाद जब मैं देखता हूँ, तो उसका आइडेंटिफिकेशन ना केवल मीटिंग में, लेकिन मुझे इतिहास में भी मेरे खुद का स्टोरी और उसका आइडेंटिफिकेशन मुझे मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने वो तय किया, और वो तय करने के बाद में रात भर में पिया हुआ था। पिए हुए स्टेट में मैं बस में बैठ के नागपुर पहुंचा, जो 500 किलोमीटर दूर था मेरे शहर से। और 500 किलोमीटर दूर जाने के बाद में जब मैं ये इनिशियल स्पॉन्सर से मिलता हूँ, तो मुझे मिलने के बाद में कहता है यार तू एक मीटिंग ढूंढने के लिए आया यार, तेरे पे ईश्वर की कृपा हुई है। जिस ईश्वर के बारे में मुझे कुछ अता पता ही नहीं था कि ईश्वर नाम की चीज कोई होती है भी या नहीं। मैं आई वॉज एन अनबिलीवर, मैं नॉन बिलीवर था। तो लेकिन ये कह रहा था कि तुझ पे ईश्वर की कृपा हुई है, और वो मुझे मीटिंग में ले गया शाम की। वो शाम की मीटिंग में जाके मैं जब खड़ा हुआ ना दोस्तों, मैं बताता हूँ वो जो आध्यात्मिक अनुभव की बात कहते हैं, वो उस दिन मुझे वो अनुभव हुआ जब मैंने एक जो मेंबर्स थे वो सामने आके जब मेरी स्टोरी उनकी जुबानी में जब सुनना शुरू किया। दोस्तों आज मैं मुड़ के देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीजें उसमें से दिखाई देती है, क्योंकि वो अब मेरे लिए मेरी हिस्ट्री बन चुकी है। वो जो उस दिन जो बात हुई थी, जिस एकता ग्रुप की मीटिंग में मैं नागपुर गया था,
उस वक्त मैं एक भी मेंबर को वहां के पहचानता नहीं था मेरे को ही, और हर कोई उठ के जो शेयर करता था वो मेरी कहानी शेयर कर रहा था। और ना केवल मेरी कहानी शेयर कर रहा था, आगे चल के वो भी बता रहा था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद से वो कैसे सोबर है। दोस्तों हर कोई वही बता रहा है, स्टोरी भी मेरी वही, और उसके लिए वो जो सोल्यूशन बता रहे थे वो भी वही। ये सुनने के बाद में तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। मैं ये सब जो सुन रहा था ना, उस दिन की वो जो मीटिंग हुई 6 दिसंबर 2001, उस दिन की वो मीटिंग में रोंगटे खड़े होने का यानी क्या है, ये जिंदगी में शायद पहली बार मैंने महसूस किया उस वक्त। वो जो खड़े हुए ना रोंगटे दोस्तों, उसको मैं आज कहता हूँ वो मेरे लिए वो स्पिरिचुअल अनुभव था जिसके बारे में वो कार्ल यूंग साहब ने लिखा था। क्योंकि अभी एक आध्यात्मिक बात हो रही थी मेरे साथ में, मेरी समझ में आ रहा था कि मेरा क्या गलत हो रहा है। खुद को ये बात समझ में आना, ये आध्यात्मिक अनुभव है। ये वो स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम, ये जो उन्होंने कहा था ना BW साहब को, वो सॉल्यूशन है। ये मेरी समझ में आया दोस्तों। ये जो लेटर्स के बारे में मैंने अभी कहा, वो कब मेरे सामने आए? मैं शराब बंद होके मेरे करीब 6-7 साल हो गए थे। हमारी मीटिंग शुरू हो गई थी जिस गांव में मैं हूँ, काफी जोर शोर से हमारी मीटिंग चलती थी। मैं जाता था, नागपुर आता था, बम्बई जाता था, पूना जाता था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन मेरा स्टेप्स जिसको हम कहें, वो लेने के लिए स्पॉन्सर कहाँ से मिलेगा मेरे गांव में? क्योंकि ओल्ड टाइमर तो मैं ही था ना खुद। क्योंकि जितना सोबर मैं होगा उतना ओल्ड टाइमर उस गांव का मैं बनते जा रहा था। तो दोस्तों स्पॉन्सर मिलना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, लेकिन आगे चल के वो स्पॉन्सर मुझे मिला। और स्पॉन्सर जैसे मुझे मिला, भले ही वो दूसरे गांव का था, तब से मेरी जिंदगी में जो बदलाव आने शुरू हो गए दोस्तों, उसके बारे में भी वो बदलाव हमको दिखते हैं। डॉक्टर बॉब और बिल, ये दोनों की आपस में होने वाली बातें, उनके स्टेप्स के बारे में होने वाली बातें हमको इतिहास में पढ़ने को मिलती है। एबीटी जिन्होंने स्टेप्स के बारे में BW साहब को बताया, वो हमें इतिहास में पढ़ने को मिलती है। और वो स्टेप्स कैसे बनी, इसका भी BW साहब का एक शेयरिंग है। दोस्तों ये सब चीजें मिल मिला के जब भी इतिहास में पढ़ने जाता हूँ तो मुझे खुद सामने दिखाई देना शुरू होता है। आज की भी बात कह रहा हूँ मैं, भले ही मैं कितने साल सोबर हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं रिकवरी के प्रोग्राम पे हूँ, और ये रिकवरी के प्रोग्राम पे जाते हुए बार बार मैं ये किताब खोलता हूँ, और इतिहास में जब जाता हूँ तो मुझे मैं दिखाई देना शुरू होता है। मेरे आज मेरे जिंदगी में भी काफी सारी बातें होती रहती है, उसमें भी मुझे दिखाई देता है कि ये मेरी रिकवरी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। अभी 2 दिन पहले की बात है दोस्तों, यहीं पे इंग्लैंड में मैं मेरी बेटी के पास आया हूँ। और वो बेटी, कुछ मेहमान आए थे 2 दिन पहले, और वो आने वाले थे। वो मेरे बेटी को पता था, वो मेरी बेटी का काम है, वो एक शेफ है, केक और पेस्ट्री बनाने की मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा यूनिट है उसकी, वो एक मैनेजर है। तो उसमें वो काम करती है, केक बनाती है। तो शायद उस दिन उसने सोचा होगा कि मेहमान आएंगे तो मैं एक केक बना के लाऊंगी। तो शाम को वो आ गई, मेहमान भी थे और हमारी पार्टी हो रही थी, और उस वक्त वो केक लेके आ गई। तो ये जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, मेरी बड़ी दिल की बात है ये। और और ये जो मेरे साथ में ये जो हुआ दोस्तों, हाँ, इतना सुंदर सा अनुभव मैंने ये पाया हूँ कि वो केक लेके आई, और उसने, वो मेहमान भी थे, उनको सबको उन्होंने केक देना शुरू किया। तो मैंने भी मेरी एक प्लेट उठा ली, वहां पे केक काट के रखा हुआ था। तो जैसे मैंने वो प्लेट लगा ली, मेरी बेटी ने देखा, वो कही, बाबा वो मत खाओ, आप उसको रख दो नीचे, आपके लिए मैंने दूसरा केक लाया है। और उसने एक दूसरा केक, छोटा सा केक निकाल के उसने आगे रखा। उन्होंने बोला आप ये खाओ। मैं बोले ये क्या बात है? और वो जो मेहमान थी वो भी देखना शुरू हो गई कि ये क्या चल रहा है बेटी और बाप में। तो बेटी कह रही है कि आप वो केक मत खाओ जो बाकी सब लोग खा रहे हैं, आपके लिए मैंने ये अलग से केक लाया। मैं बोला ये अलग से केक में क्या खासियत है भाई? तो उसने कहा कि वो जो बड़ा वाला जो केक बाकी लोगों के लिए लाया है, उसमें वाइन मिलाई हुई है। वो जिस प्रकार का केक है ना, उसमें वाइन डालनी पड़ती है, तो आपके लिए वो नहीं है, आप ये केक खाओ। दोस्तों ये मेरी जिंदगी में हुआ कैसे?
ये मेरी प्यारी सी बेटी मेरे डिसीज के बारे में जानती है। बचपन से लेके वो देखते आई कि उसके पिता यानी किस तरह के अल्कोहलिक है। उसने अपने बचपन से देखा है। 1983 से मैं रोज शराब पीने लगा। जब मेरा पहला बेटा हुआ 1983 में, मेरी बेटी हुई 1988 में। जब मेरा शराब पीना तो जोर जोर शोर से शुरू था। तो बचपन से ही मेरे बच्चे मुझे देखते आए थे। अब ये देखते हम लोग जो फैमिली डिसीज की बात कहते हैं, जो फैमिली आफ्टरवर्ड्स में को पढ़ने को मिलती है, हमको फैमिली आफ्टरवर्ड्स में काफी सारी बातें जो जो इतिहास ही है, यानी तब का जो अनुभव, तब क्या मेंबर्स को जो आया था, वही अनुभव उन्होंने फैमिली आफ्टरवर्ड्स में शेयर किया है। तो दोस्तों, मेरी जो फैमिली है वो मेरी फैमिली भी बीमार है। इसके बारे में मैं जब ये में आया था और पुणे की एक मीटिंग में जाके मैंने देखा कि वहाँ एल-एनोन की भी एक अलग सी मीटिंग होती है, वो वहाँ जाके मुझे पता चला था। और उसी वक्त मैंने मेरी बीवी को कहा था कि आप भी देखिए, आपको यदि हो तो आप भी इस मीटिंग में जाइए। उसने भी मीटिंग में जाना शुरू कर दिया और फिर भी इतिहास के पन्ने वो खुल गए, जिसमें बिल और लुइस, उनके साथ में क्या क्या हुआ था और कैसे अल-अनोन बना, कैसे एक एक साथ में पैरेलल दूसरी वो संस्था शुरू हुई। इसके बारे में पढ़ना शुरू हुआ तो मुझे समझ में आती है बात कि मेरी जिंदगी में भी वही हुआ। मेरी बेटी एक जो कन्वेंशन होते हैं, वो कन्वेंशन में जब वो बच्ची थी तब जाके वो आती थी, वो कन्वेंशन में वो देखती थी, वो सुनती थी, वो शेयरिंग सुनती थी। उसको एग्जैक्टली पता है कि उसके पिताजी अल्कोहलिक है यानी क्या है। दोस्तों, उस बात को कितने साल हो गए, कितने साल हो गए उस बात को, फिर भी आज भी उसे मालूम है कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। मेरे पिताजी के लिए ये जो केक वाली बात है, उनको वो वाइन वाला केक उनको नहीं चलेगा, इसलिए बिना वाइन वाला। ये तो दोस्तों उसने आइन टाइम पे थोड़ी किया होगा, उसने तो सोच समझ के, यानी पहले प्लान करके, मेरा डिसीज समझ के उसने मेरे लिए अलग से केक लाया। दोस्तों, केक खाते वक्त तो मुझे रोना आया था। मैंने यार, कितना प्रेम करते हैं मेरे फैमिली के लोग, कितने अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा डिसीज क्या है। और ये सब सोचते सोचते मेरा मेरा दिमाग फिर से मेरे पास में चला जाता है, जो मेरे लिए भी इतिहास ही है। मुझे वो दिन मेरे नजर के सामने आया। मैं बहुत पी के आया था घर में, और दोस्तों रात की बात होगी, बेहोशी की हालत में मैं सोया था। बाजू में मेरी बीवी थी, मेरी छोटी बच्ची ही बच्ची थी, वो बहुत छोटी थी उस वक्त, वो भी थी। और रात में पता नहीं कितना मिडनाइट होगा, 12, 1, 2 बजे होंगे, क्या बजे होंगे तो, और मैं कॉट पर से गिर गया नीचे। मैं जैसे गिरा तो मुंह के बल गिरा, मेरा मुंह फूटा, मेरे नाक में से खून आना शुरू हो गया, इतना सारा खून आया, पूरे कपड़े मेरे खराब हो गए। मेरी बीवी उठ गई, मेरी बेटी उठ गई, उसने रोना शुरू किया कि ये क्या हो गया अपने पिताजी को। अब इनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, रात के 2, 3 पता नहीं कितने बजे हुए हैं। तो दोनों ने मिलके मुझे बाथरूम ले जाके मुझे साफ किया, दूसरे कपड़े पहनाए और फिर लाके मुझे सुला दिया। वो मेरी बेटी है। उसने ये उस उम्र में देखा, जो छोटी सी उम्र में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी घर में किसी बेटी के पिता का ये हालत होता है। उसने कभी दूसरे घर में ये बात नहीं देखी थी, लेकिन उसके घर में उसने ये देखी हुई बात है। उसने डिसीज को देखा है, उसने डिसीज को देखा है। वो बात जो मेरी मन में आई तो आज भी दोस्तों फिर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, कि इतना सब मेरी जिंदगी में हुआ और आज भी मैं मेरे फैमिली के साथ में हूँ। ये फैमिली के साथ में रहने वाली जो बात है, ये इतनी इस कदर इम्पोर्टेंट बात है। और ये बात जब मैं बिल डब्ल्यू साहब और लुइस, जो एक साथ उनका जो चलता रहा ना, रही ना बातें, वो यदि हम पढ़ना शुरू करें, उनकी जिंदगी कैसी जा रही थी आगे, तो कई जगह पे उसके बारे में हमको हमारे ट्रेडिशंस में पढ़ने को मिलता है। एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन के बारे में बात करते हुए बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं कि उनको ऑफर आई थी। उनको वो टाउन हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट में काम करने वाला आदमी था, क्या नाम था उसका, भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसने ऑफर दी थी बिल डब्ल्यू साहब को कि तुम्हारी बात करने की वजह से यदि दूसरा शराबी, यदि उसकी शराब बंद होती है, तो आप यहाँ पे एक थेरेपिस्ट करके क्यों नहीं काम करते इस हॉस्पिटल में, आपको पैसे मिलेंगे।
अब पैसे की बड़ी तंगी आई थी उनको उस वक्त। उसके बारे में वो BW साहब लिखते हैं कि मेरे घर में बेवड़े आया करते थे, और कुछ बेवड़े तो रहते थे उनके घर में, और अकेली ये लुइस ये काम पे जाती थी, किसी स्टोर में काम करती थी, सुबह जाती थी, रात में लेट काम पर से वापस लौटती थी, कुछ खाने की चीजें लाती थी, जो भी कुछ थोड़ा बहुत कमाती थी, उस कमानी उसकी वो जो कमाई थी, उस कमाई में ये दोनों और बाकी बेवड़े ये कैसे पूरेंगे, पैसे कैसे पूरेंगे। तो उसके बारे में BW साहब कहते हैं कि ये मेरे घर की हालत थी, और मेरे सामने ये प्रपोजल आ गया कि आप यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे आप थेरेपिस्ट करके काम करोगे तो आपको पैसे भी बहुत मिलेंगे। दोस्तों, वो ट्रेडिशन का वो जो अनुभव है वो इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ भी उस प्रकार के किस्से हुए। मैं जहाँ पे मैं जिस गांव में रहता था, उस गांव में मेरे सामने रिहैब चालू करने के प्रपोजल के लिए कुछ लोग आके खड़े हो गए। लेकिन ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि उस वक्त मैंने ये पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है। ये आध्यात्मिक प्रोग्राम में पैसे की लेन देन ये हम नहीं करना चाहिए, हम नहीं कर सकने वाली बात नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं करना चाहिए। मैं यदि आध्यात्मिक प्रोग्राम यदि ये मुझे मिला है, इस प्रोग्राम पे यदि मुझे चलना है, तो EBT साहब ने भी कहा था कि किसी भी चीज की अपेक्षा न करते हुए बिल तुमको दूसरों को मदद करनी है। वहीं पे तो ये बात लिखी गई है दोस्तों, छप गई है मेरे लिए इतिहास में। और आज भी मैं देखता हूँ हमारे ग्रुप्स में कई जगह पे हम लोग जब काम करते हैं तो किसी भी प्रकार की अपेक्षा किसी से भी नहीं रखते। ये कहाँ से हुआ हमारी जिंदगी में, कहाँ से आया ये मेरे जैसा शराबी जो कैसे पैसे मैं दूसरों से कबाड़ू, ये सोचने वाला मेरा दिमाग आज ये सोचता है कि मुझे किसी भी एक्सपेक्टेशन के बजाय मुझे दूसरों को मदद करनी है। कहाँ से आई दोस्तों ये बात तुमको इतिहास से आई हुई है। इतिहास से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि है तो अनुभव ही, लेकिन वो जो अनुभव BW साहब ने उसमें लिखा है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे मन में उसने ये ऑफर देने के बाद में आया, यार ये तो सही बोल रहा है, मेरी इतनी तंगी है घर में, खाने को सारे पैसे नहीं है, ये यदि मैं काम करूंगा उससे पैसे आएंगे, मैं बेवड़ों की मदद कर सकूंगा, इन्हें सब अच्छा ही अच्छा होते जा रहा है ना, सब अच्छा ही अच्छा होगा, तो ये पैसे ये जो ऑफर है ये मुझे क्यों नहीं लेनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो घर आ रहे थे। तो घर आते आते वो कहते हैं मैं ट्रेन में बैठ के घर आ रहा था, तो मेरे मन में देखिए बेवड़े का दिमाग, और ये जो बात है ना BW साहब ने लिखी हुई इतनी इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ आज भी। उसके बारे में बोलता हूँ ये स्टोरी सुना के। वो कहते मेरे दिमाग में बाइबल की एक बात आ गई, जिसमें एक जगह पे लिखा था कि जो काम करेगा वो कमाएगा। मैं एक छोटी सिंपल भाषा में बता रहा हूँ उसका मतलब, जो बाइबल में जो पंक्ति उनके दिमाग में याद आई ना, उसका मतलब था कि जो काम करेगा वो कमाएगा। तो उसने कहा यार फिर मैं ये काम कर रहा हूँ उसमें मैंने कमाया तो उसमें गलत कुछ नहीं है, और शायद बाइबल मेरे दिमाग में आया ना, ये शायद ईश्वर की इच्छा होगी। अब देखिए ईश्वर की इच्छा के बारे में बेवड़ा कैसे सोचता है, ये BW साहब हमारे सामने एग्जाम्पल रख रहे हैं। वो कहते हैं ये मैंने सोचा और मुझे फिर मेरा मन में वो पक्का हुआ कि सही है यही करना चाहिए। लेकिन उन्होंने सोचा मैं घर जाके पूछूं, तो मैं लुइस से पूछूंगा, अपने ग्रुप से पूछूंगा, और फिर ये निर्णय लूंगा कि मुझे वो ऑफर लेनी चाहिए टाउन हॉस्पिटल की या नहीं। वो घर पहुंचे, घर में जाते बराबर वो कहते मैंने लुइस को आते हुए देखा, उस दिन उनको लेट हुआ था आना घर में, और लुइस भी लेट आई थी, थकी हुई बेचारी आई। वो हाथ में उसके सामान था वो रख दिया उसने, और अंदर जा रही थी, इतने में उन्होंने उसको रोक के उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसी ऑफर है, क्या करना चाहिए। तो वो सुन के उसने सोचा थोड़ी देर, और उसके चेहरे पे कोई अच्छी बात दिखाई नहीं दी। BW साहब कहते हैं और चली गई अंदर बिना कुछ कहे। तो उन्होंने लगा यार ये ऐसा क्यों, इतना इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट प्रपोजल है, अपने को पैसे मिलने वाले हैं, और ये औरत देखो ये कैसी है, कैसे चली गई। फिर उन्होंने जब अपने जो दोस्त लोग थे, उनके ग्रुप के मेंबर्स थे, उनके सामने ये बात रखी। दोस्तों, ग्रुप कॉन्शियस जिसको हम कहते हैं कि पूरे ग्रुप की आवाज ईश्वर की आवाज होती है, ये मेरे जल्दी समझ में नहीं आती थी ये बात कि इसको ये ग्रुप की आवाज, ये तो कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है। मैं खुद को जिस हिसाब से होशियारी समझता था, उस होशियारी के सामने बाकी लोगों की होशियारी को मैं गिनता ही नहीं था।
इसलिए ग्रुप कॉन्शियस यानी ठीक है बोलने के लिए बोलना है, लेकिन मैं जो कहता हूँ वही होना चाहिए, ऐसा मुझे बार बार लगता था। तो ये स्टोरी जो है, ये जो इतिहास है हमारे सामने रखा हुआ, वो क्या कह रहा था? उनको उस ग्रुप ने सोच विचार करके उन्होंने कहा, बिल भाई आप ही तो कहते हो ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है, और इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में पैसे की लेन देन करना ये तो गलत वो और भाई बुरी चीज है। और एक कर हेलो हेलो हाँ, ये तो आप जो बता रहे हो ये तो गलत बात है। इसलिए आप ही बताओ कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप ही तो कहते हैं कि समटाइम्स गुड इज एनिमी ऑफ द बेस्ट। ये जो सेंटेंस है ना दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सेंटेंस है कि कभी कभी अच्छाई, बहुत कुछ अच्छी बात होगी ना, उसके सामने उसकी शत्रु बन जाती है। तो ये तो शत्रु वाली बात थी, क्योंकि उनको लग रहा था पैसे मिलेंगे तो हम अच्छी तरह जी पाएंगे, बेवड़ों की मदद कर पाऊंगा, तो ये तो अच्छी बात थी। लेकिन बेस्ट क्या था? वो बेवड़ों ने ये बताया, वो जो आवाज उस दिन, वो जो कंसायंस उनके सामने आया, वो ग्रुप कॉन्शियस उनको बता रहा था कि भैया ये जो हम काम करते हैं ना, इसकी हमारी जान जान हमारी इस पे डिपेंडेंट है। ये जिंदगी और मौत का सौदा है, और ये जिंदगी और मौत का जहाँ पे सवाल है, वहाँ पे बेस्ट ही रहना चाहिए। गुड वुड नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमको बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मदद करना चाहिए, और इसलिए आपने ये ऑफर जो है वो नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, ग्रुप कंसाइंस कितना पावरफुल होता है। आज मैं जब मुड़ के वो जो मेरी पहली मीटिंग देखता हूँ ना, कि मैं जो नागपुर की पहली मीटिंग में आके पहुंचा था, वहाँ जो मैंने उस दिन जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में जिसको कहता हूँ जो मिला, और हर कोई हम लोग जो शेयर करते हैं दोस्तों अपने अनुभव, उसमें हम मीटिंग का अनुभव तो करते ही है ना, कि मीटिंग में आने के बाद में क्या हुआ। हर एक का अनुभव तो एक ही है। हमको हमको आइडेंटिफिकेशन मिला। मेरी समझ में आया कि मैं क्या हूँ। अब मैं क्या हूँ ये मुझे किसने बताया भाई? ये जो सब मैं जिनको पहचानता नहीं था, ये सब लोग मिलके अपने अनुभव जो मेरे सामने रख रहे थे, वो मेरी ही स्टोरी मुझे बता रहे थे। वो कौन थे? आज मुझे उस हिसाब से ईश्वर की कल्पना, वो जो कल्पना थी उसके बारे में आज मैं कहता हूँ वो कल्पना नहीं है, वो फैक्ट है कि मीटिंग में हमारे ईश्वर रहता है। क्योंकि मीटिंग की आवाज जो मेरे तक पहुंचती है, वो मुझे बताती है कि मैं किस प्रकार का इंसान हूँ। और इसलिए ये ईश्वर की आवाज भी मुझे, ये जो शेयरिंग्स पढ़ता हूँ ना मैं, ये शेयरिंग्स और अपनी जो एक ही मीटिंग होती है उसकी वजह से, ये ईश्वर की संकल्पना से आगे चल के आज मुझे मुझे आज मुझे इस बात पे विश्वास है, मेरी श्रद्धा है कि मेरे पास मेरा ईश्वर है। मेरे पास मेरा ईश्वर है। इसके लिए भी ये जो मेरी जर्नी हुई ना दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, वो धीरे धीरे बनते जाती है। एक साथ तो कोई भी चीज होती नहीं है। इसीलिए वन डे एट ए टाइम हमको जो दिया हुआ है, वो वन डे एट ए टाइम भी हमको बिल डब्ल्यू साहब के शेयरिंग में पढ़ने के लिए मिलता है। तो दोस्तों मेरा, मैं जो अभी सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, टाइम खत्म होते आया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इतिहास में। आज कई नए बंदे हो सकते हैं मीटिंग में, तो उनके उनके लिए मैं ये कहूंगा कि ये जो हमारा इतिहास है, वो इतिहास पढ़ने की जरूर कोशिश आप करें। इतिहास के बारे में कभी कभार मीटिंग में भी हो जाती है बात, जैसे कल का दिन तो पूरा दिन इम्पोर्टेंट था, तो बहुत सारे वैसे शेयरिंग्स हमको मिले हैं। बहुत सारे उसके रिकॉर्डिंग्स भी होंगे, तो वो रिकॉर्डिंग्स भी आप सुनिए। ये सब जो इतिहास की जो बातें है ना अलग अलग, ये सब आपको उन शेयरिंग में सुनने के लिए मिलेगी। और ये जो शेयरिंग की बातें हैं, ये जो इतिहास की बातें हैं, वो आगे चल के रिकवरी के लिए, यानी खाली शराब बंद करने के लिए ही नहीं, तो शराब बंद कर होने के बाद में रिकवरी के प्रोग्राम पे जाने के लिए भी इसका बहुत सारा हमको मदद मिलती है। और इसीलिए ये विषय के बारे में आज जब सुगत भाई ने मुझे सुबह बोला, तो मैंने सोचा यार कल इतिहास के बारे में तो बहुत सारी चीजें शेयर हुई होगी, तो आज कुछ खुद के अनुभव और इतिहास ये यदि मिलके यदि कुछ रिकवरी के बारे में मैं यदि सोचता हूँ, तो ये सोचने के लिए मुझे मौका मिला। मैं पायनियर ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे बहुत दिनों के बाद इस विषय पे सोचने का मौका मिला। इससे
मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कहा जाता है ना कि वन डे एट ए टाइम है ये वन डे एट ए टाइम करते जा रहा हूँ तो धीरे धीरे ये रोज की बात हो जाती है वन डे। और इसलिए ये वन डे एट ए टाइम टू रोज की बात, ये जो जर्नी है ये धीरे धीरे चलती रहती है। और इसलिए आप सबकी मुझे मदद मिलती है, मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मतलब आप सबका मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और आभारी हूँ। आपने मेरा आज का शेयरिंग सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।